प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी अनिवार्य 2022 का एक क्वेश्चन पेपर है 12th क्लास का। ये अभी अभी किसी स्टूडेंट ने भेजा है और बोला सोल्यूशन चाहिए सर, इसका कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए। तो मैंने कहा चलिए आपके लिए सोल्यूशन कर देते हैं। लेकिन आप जब भी पेपर भेजते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि पेपर जो है आपका बिल्कुल साफ होना चाहिए। ठीक है, पेपर साफ नहीं होगा तो सोल्यूशन नहीं बन पाता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे देखिए, पहला जो क्वेश्चन खंड अ की बात करें तो इसमें एक छोटा सा गद्यांश दिया गया था। इस गद्यांश को पढ़ने के बाद में ही आपको इसके प्रश्नों के उत्तर देने। तो यहाँ पे देखिए, आप गद्यांश जो है यहाँ पर आप इनको पढ़ लीजिएगा। गद्यांश पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपको जो क्वेश्चंस के आंसर मैं बताऊंगा उनको समझ पाएं। तो उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक जो है आपको बताना है। तो उचित शीर्षक जो है इसका हो जाएगा सुख और दुख। उचित शीर्षक की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, उचित शीर्षक सुख और दुख। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है, सुखी कौन है? तो सुखी कौन होगा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, सुखी वह व्यक्ति है जिसका मन वश में है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखिए, मनुष्य किसके लिए जी रहा है? मनुष्य किस लिए जी रहा है? तो मनुष्य जो है विधाता की योजना के अनुसार जी रहा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है, मिथ्या आडंबर कौन रचता है? तो मिथ्या आडंबर वो रचता है जिसका मन जो है अपने वश में नहीं है। तो यहाँ पे स ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है अबोध कौन है? तो अबोध कौन है इसमें? तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि जो समझता है कि वह दूसरों पर उपकार कर रहा है वो अबोध है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है 6 नंबर, इसमें क्या है, सुख और दुख क्या हैं? तो सुख और दुख जो है मन के विकल्प हैं। यहाँ पर 100 ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। सुख और दुख क्या है? मन के विकल्प हैं। अच्छा क्वेश्चन पेपर था, बहुत इजी इजी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए थे। इसके बाद दूसरा जो आपका क्वेश्चन है इसमें क्या दिया गया है कि इसमें अपठित पद्यांश को पढ़ना है। ये पद दिया गया है, रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिलाते हैं। तो इस तरह से आपका ये टोटल छोटा सा गद्यांश है। इस पद्यांश से पद को पढ़ने के बाद में जो 7वां प्रश्न पूछा गया उसके आंसर आपको देने हैं। तो देखिए 7वां प्रश्न क्या पूछा गया है। अगर आप इस गद्यांश पद्यांश को पढ़ना चाहते हैं तो एक बार जरूर इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक जरूर पढ़ लें, और आवश्यक होता है इन सब चीज़ों को समझना। इसके बाद में है इसका पहला जो 7वां नंबर क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। रोना और मचल जाना क्या दिलाता था? रोना और मचल जाना क्या दिलाता था? इसको कविता को पढ़ने के बाद आपको महसूस होगा कि ये जो है आनंद दिलाता था। ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 8वां जो प्रश्न है, जयमाला किसकी बनी होती थी? तो जयमाला जो है किसकी बनी होती थी इस पैसेज के हिसाब से? तो आंसर हो जाएगा मोतियों की। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में सबके चेहरे क्यों चमक उठे? सबके चेहरे क्यों चमक उठे? तो सीधा सीधा है, मुस्कान देखकर जो है सबके चेहरे चमक उठे। इसके बाद में है इस पद्यांश का उचित शीर्षक जो है आपको बताना है, यानी कि शीर्षक क्या हो सकता है इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका शीर्षक जो आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि इसका शीर्षक जो है वो हो जाएगा बचपन। तो यहाँ पर जो है 100 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका 11वां क्वेश्चन, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, दादा ने कवित्री को क्या दिखलाया? तो वहाँ दादा ने जो है कवित्री को चंदा दिखलाया। तो यहाँ पे अ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 12वां जो क्वेश्चन है इसमें है नैन नीर युक्त का अर्थ क्या है? ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो इसका अर्थ जो है आपको बताना है, और पैसेज अगर आपने पढ़ लिया है तो आंसू भरी आंखें है, ठीक है। तो द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नैन नीर युक्त, नैन मतलब नाक, नीर मतलब पानी, युक्त मतलब भरा, तो आंसू भरी आंखें, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे निम्न लिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। तो यहाँ पर जो है पहला पूर्ति की बात करूं तो यहाँ पे पहला जो है, खाली स्थान मौखिक अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो खाली स्थान मौखिक में यहाँ पे क्या आ जाएगा, खाली स्थान में क्या मौखिक अभिव्यक्ति दिखाता है? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बोलना, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा बोलना, ठीक है। बोलना जो है ये मौखिक अभिव्यक्ति का साधन होता है, ठीक है, माध्यम होता है बोलना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर आना था, बोलना मौखिक अभिव्यक्ति का माध्यम है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाषा का लिखित रूप ही खाली स्थान कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिखित भाषा कहलाता है। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर लिखेंगे वो हो जाएगा हमारा लिखित भाषा, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं लिखित, ठीक है, लिखित भाषा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे लिखित और यहाँ पे भाषा, ठीक है, साथ में एक साथ हो जाएगा लिखित भाषा कहलाता है।
इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया, घोड़ा सवारी के काम आता है, वाक्य में खालिस्तान शब्द शक्ति है, तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? तो आपको अच्छी तरह से याद होगा, ये इसमें आ रही है अभिधा, ठीक है ना, अभिधा शब्द शक्ति, ठीक है, अभिधा शब्द शक्ति। इसके बाद जो नेक्स्ट है, लक्षणों पर आधारित अर्थ का बोध कराने वाली खालिस्तान शब्द शक्ति होती है, तो लक्षण की बात आ रही है तो इसमें लक्षणा आ जाएगा। कौन सी शब्द शक्ति होती है? लक्षणा, ठीक है, लक्षणा शब्द शक्ति इसमें होती है। दोबारा से लिख दूं इसको मैं, तो यहां पे हो जाएगा लक्षणा, ठीक है, लक्षणा शब्द शक्ति। अब इसके बाद में आपका है पांचवा क्वेश्चन, चारुचंद्र की चंचल किरणें उक्त काव्य पंक्ति में खालिस्तान वर्ण की आवर्ती के कारण खालिस्तान अलंकार है, तो यहां पर जो है च वर्ण के कारण, ठीक है, च वर्ण के कारण कौन सा है अलंकार इसमें? अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, ठीक है, अनुप्रास अलंकार है इसमें। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, जहां शब्द की आवर्ती हो किंतु अर्थहीन हो वहां पर कौन सा यमक अलंकार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक। तो मैं लिख देता हूं यमक, यहाँ पे मिस्टेक से यकम लिख दिया, यमक। तो यमक हो गया, यहाँ पे अनुप्रास हो गया, ठीक है, अनुप्रास, और यहाँ पर जो है आपका च वर्ण की आवर्ती है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पे ये चमक नहीं है, यमक है, य से य, ठीक है ना, यमक। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है देखिए, इसमें पूछा है निम्न पारिभाषिक शब्दों के अर्थ लिखिए। तो नोटिस का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है यार, सूचना, है ना, आपके घर पे भी सूचना आती है, और आपके स्कूल में सूचना बोर्ड तो है ही, नोटिस बोर्ड है, तो इसको हम क्या कहते हैं? सूचना, ठीक है ना। तो यहाँ पर सूचना बढ़ा आ जाएगा, सूचना, ठीक है। इसको मैं दोबारा लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर लिख देते हैं हम सूचना, ठीक है। इसके अलावा करिकुलर क्या होता है? करिकुलर को बोलते हैं परिपत्र, परिपत्र, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। शब्दकोश क्या होता है? तो उस ग्रंथ को शब्दकोश कहते हैं जिसमें शब्दों को यों ही अथवा अर्थ सहित किसी क्रम विशेष में सुनियोजित कर दिया गया हो, उसे ही हम शब्दकोश कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है, इंटरनेट पत्रकारिता से क्या आशय है? तो इंटरनेट पर समाचारों का प्रकाशन या आदान प्रदान जो है इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? सभी को पता है भक्तिन का वास्तविक नाम जो है वो क्या था? लक्ष्मी था। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा क्या गया है, यशोधर बाबू अपनी घर वाली के आधुनिकाओं सा आचरण करने पर क्या कहकर उसका मजाक उड़ाते थे? तो उसको कहते थे, अधिक फैशन में रहने के कारण यशोधर बाबू उन्हें शानियल बुढ़िया, है ना, शानियल बुढ़िया, चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुंह मुहा से लोग करे तमाशे कहकर मजाक उड़ाते थे, ठीक है ना। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें क्या पूछा गया, सिल्वर वेडिंग से इस कहानी का क्या आशय है? ठीक है ना, जो सिल्वर वेडिंग है इस कहानी का क्या आशय है? तो इसमें देखो, सिल्वर वेडिंग कहानी में आधुनिक पारिवारिक मूल्यों के विघटन का यथार्थपरक चित्रण है, क्योंकि आधुनिकता के दौर में यशोधर बाबू परंपरागत मूल्यों को हर हाल में जीवित रखना चाहते हैं। वो पुराने अपने आदर्शों को छोड़ना नहीं चाहते, और जो उनका परिवार है वो नए आदर्शों को अपनाना चाहता है। इसी के कसमकस के बीच में जो है ये सिल्वर वेडिंग कहानी लिखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि लेखक के पिता ने उसकी पढ़ाई क्यों छुड़वा दी? तो लेखक के पिता ने पढ़ाई इसलिए छुड़वाई जिससे कि घर की सारी जिम्मेदारी बच्चा संभाल ले और खुद ऐशो आराम से रह सकें और गांव में कनखियां मारते रहें, यानी मौज मस्ती करते रहें और जाके मौज गप्पे मारते रहें गांव में, ठीक है ना। तो ये आंसर हो गया इसका। इसके बाद है
कविता से लगाव के बाद लेखक को अकेले रहना क्यों अच्छा लगने लगा? तो पहले की अपेक्षा अब उसे अकेले रहना अच्छा लगने लगा, क्योंकि इस स्थिति में वह ऊंची आवाज में कविता गा सकता था, वह अभिनय भी कर सकता था और वह थूई थूई करके नाच भी सकता था। ठीक है ना, आपको याद होगा, ये चैप्टर पढ़ा होगा, तो ये आंसर हो गया इसका। इसके बाद आते हैं 9वें क्वेश्चन पे। कवि रघुवीर सहाय की किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखने हैं। बहुत सारी रचनाएं हैं, आपने कौन सा लिखा आपकी मर्जी है, जिसमें आपकी रचनाएं आ जाती हैं इसमें। दूसरा सप्तक आ जाता है एक तो, उसके अलावा है सीढ़ियों पर धूप में, उसके अलावा जो है आत्महत्या के विरुद्ध, उसके अलावा हंसो हंसो जल्दी हंसो, उसके अलावा जो है रास्ता इधर से है, और उसके अलावा है दिल्ली मेरा प्रदेश। ठीक है, बहुत सारे हैं, इनमें से कौन कौन से लिखे हैं, इसके अलावा भी हैं, तो आपने कोई सी, ये तो आप मैंने आपको कहानी और कविता संग्रह बताई हैं, और भी उपन्यास भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इसके बाद में जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेवी वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बहुत सारे क्वेश्चंस जो है मैंने आपको करा दिया था। आप लोग अगर चैनल पे बरकरार रहते हैं तो 2023 के एग्जाम्स की तैयारी भी कराई जा रही है, उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहिए। और जो जो आपके मॉडल पेपर्स में डाल रहा हूँ वो सारे के सारे आपके एनसीईआरटी बेस्ड ही मॉडल पेपर डाले जा रहे हैं। एनसीईआरटी आपका लागू हो चुका है, पता ही होगा, 2022 से आपका सिलेबस चेंज हो चुका है राजस्थान बोर्ड का, तो एनसीईआरटी लागू कर दिया गया। और एनसीईआरटी के जितने भी मैं मॉडल पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, जैसे अभी अभी मैंने एचपी हिमाचल प्रदेश का एनसीईआरटी बेस्ड मॉडल पेपर सॉल्व करवाना शुरू कर दिया है। 10th क्लास का तो कंप्लीट करा दिए हैं, 12th क्लास का भी जो है जारी है। 12th क्लास के भी 3-4 सब्जेक्ट बना दिए हैं हमने, तो उनको जरूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। उसमें लेटर्स जो हैं कौन से आ सकते हैं, कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, हिंदी इंग्लिश मैंने करवा दिया है। उसके अलावा जो है अभी अभी मैंने इकोनॉमिक्स भी कराया है, तो उसको भी देख सकते हैं। हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम में सॉल्यूशंस दिए गए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग बिल्कुल धैर्यपूर्वक आराम से पढ़ सकें, हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जितने भी एनसीईआरटी बेस्ड आपका हिमाचल प्रदेश है या हरियाणा बोर्ड है, जिसको एचआर के नाम से जाना जाता है, राजस्थान बोर्ड तो ऑलरेडी अभी आ चुका है एनसीईआरटी में। इसके अलावा जो है यूपी बोर्ड जो होगा आपका, यूपी बोर्ड है आपका। उसके बाद में एक और है उत्तराखंड बोर्ड, जिसको यूके बोर्ड भी बोला जाता है, ये है आपका। इसके बाद एमपी बोर्ड है, जिसके पेपर्स मैंने अभी सॉल्व करवाए हैं, और जैक बोर्ड है, इसका भी सॉल्यूशन दिया गया है। तो इन सभी बोर्ड्स के पेपर अगर आप पढ़ते हैं तो सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, टॉपिंग लिस्ट में जाना चाहते हैं, तो इनके जब भी मैं मॉडल पेपर किसी के भी आपको दिखाई देते हैं कि एक मॉडल पेपर डाला गया है 2023 के लिए, तो इनके सभी के मॉडल पेपर जरूर पढ़ लेना। और लास्ट ईयर मैंने बताया था, बच्चों ने काफ़ी अच्छी तरीके से जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के या अलग अलग राज्य के जो है मॉडल पेपर पढ़े थे, और 80 जो है स्टूडेंट्स, 80 स्टूडेंट्स जो है हमारे चैनल से टॉपर्स लिस्ट में शामिल हुए थे पूरे हिंदुस्तान में। ऑल ओवर इंडिया में 80 स्टूडेंट जो है वो कंप्लीट जो है टॉपिंग में गए थे, यानी कि 90 प्लस अबव जो है परसेंटेज लेके आए थे। इसमें से काफ़ी टॉपर्स रहे थे और बाकी सभी के 90% से ऊपर आए थे। तो काफ़ी अच्छा रहा इनका रिस्पॉन्स, और इन्होंने बहुत थैंक्सफुल मैसेज मेरे को भेजे थे लास्ट में। तो अच्छा लगा कि हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं बच्चे उसको मान भी रहे हैं और अच्छी तरह से याद भी कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो महादेवी वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो मैंने अभी बताया कि ये सब चीज़ें मैंने कराई हुई थी, और इस बार भी कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। लास्ट ईयर भी कराई गई थी। तो जब भी वीडियो डाला जाता है तो शेयर करें और खुद पढ़ें। ठीक है, तो 1907 में जो है महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था, और उनका जन्म जो है फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। आप फर्रुखाबाद भी लिख देंगे तो आपका आंसर सही माना जाएगा। अब इसके बाद में स्कूल में लेखक का ध्यान पढ़ाई में कब लगने लगा? जूझ कहानी के आधार पर बताना है। तो स्कूल में लेखक का ध्यान तब लगने लगा जब श्री सौदलगेकर मराठी भाषा पढ़ाने आते थे और कविता को गा गा कर बच्चों को सुनाते थे। कभी अभिनय भी करते थे, तो जिससे बच्चों का ध्यान पढ़ने में लगने लगता था। तो इसी तरह से स्कूल में जो लेखक पढ़ाई के दौरान इन सभी चीज़ों को, मतलब लेखक के जो है सीधा सीधा अगर मैं बोलूँ तो अपने टीचर की वजह से ही जो उसका मन लगने लगा पढ़ाई में। ठीक है, तो यहाँ पर कभी कभी पूछा जाएगा कि आपको सौदलेगर की कौन कौन सी विशेषताएं अच्छी लगती हैं जो एक आदर्श टीचर में होनी चाहिए, वो भी पूछता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, आगे हम डिस्कस भी कर लेंगे। बी पार्ट में आपसे पूछा गया है, मुद्रित माध्यम में लेखन के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मुद्रित माध्यम मतलब छपाई जब करते हैं तो उस लेखन, छपाई के लिए जो लेखन होती है उसमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो यहाँ पर जो देखिए, मुद्रित माध्यम में हम एक तो चीज़ है, इसकी भाषा जो है आसान होनी चाहिए, जिससे कोई साक्षर व्यक्ति हो यानी नॉर्मली पढ़ा लिखा हो, या विद्वान व्यक्ति हो, उस सभी के सभी दोनों तरह के व्यक्ति जो है उसके मूल भाव को समझ सके। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि मुद्रित माध्यम की क्या विशेषता होनी चाहिए। दूसरा जो है, शब्दों की बनावट अच्छी और सुस्पष्ट होनी चाहिए। इसके अलावा तीसरा हम कह सकते हैं, इसमें केवल अगर आपसे 2 नंबर का ही क्वेश्चन है तो 2 पॉइंट लिख देंगे तो आपको 2 ही पॉइंट से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन हमेशा आप जब जितने भी क्वेश्चन आपका
2 मार्क्स का 3 मार्क्स का, उससे 1-2 पॉइंट ज़्यादा ही लिखें ताकि आपके एग्जामिनर जो है वो आपके क्वेश्चंस को नहीं काटता है। एग्जामिनर्स की क्या क्या विशेषता होती है, कैसे कॉपी चेक की जाती है, क्या क्या वो पहलुओं को ध्यान रखते हैं, इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आपको एग्जाम में लिखना कैसे है और एग्जामिनर आपकी कौन सी चीज़ों को ध्यान रखता है। तीसरा जो पॉइंट है आप लिख सकते हैं इसमें, अपने पाठकों के भाषा ज्ञान के साथ साथ उनके शैक्षिक ज्ञान और योग्यता का विशेष जो है ध्यान रखना पड़ता है मुद्रित माध्यम में। ठीक है, कि वो पाठक कैसे हैं, उनका भाषा ज्ञान कैसा है, उनका शैक्षिक स्तर कैसा है, उनकी योग्यता कैसी है, ये सारी चीज़ें उसमें ध्यान रखी जाती है। उसके अलावा और है पाठकों की रुचि किस में है और उनकी ज़रूरत किस में है, इनका भी ध्यान रखा जाता है कि उनकी रुचि और ज़रूरत के हिसाब से जो है मुद्रित किया जा रहा है, छपाई की जा रही है, नहीं की जा रही। तो ये मुद्रित माध्यम जो है लेखन के बातों को ध्यान रखने के 4 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी आप और भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन 4 पॉइंट से ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। 2 से 3 पॉइंट लिखेंगे तो आपको 2 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। इसके बाद में है पत्रकारीय लेखन पर टिप्पणी जो है आपको लिखनी है छोटी सी। तो अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों, श्रोताओं तक सूचना पहुंचाने के लिए लेखन करता है, उसे पत्रकारी लेखन कहते हैं। बस इतना ही आपका ये एक्चुअल आंसर है। अब इसको हम थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर सकते हैं क्योंकि 2 नंबर लेने हैं। तो पत्रकारीय लेखन लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। यह देश विदेश की समस्त गतिविधियों एवं घटनाक्रम की जानकारी देता है जिससे समाज में जागरूकता आती है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें अध्यापक और छात्र के बीच गृह कार्य को लेकर 5 वाक्य जो है आपको लिखना है, यानी कि अध्यापक और छात्र के बीच में कोई संवाद हुआ है तो उस संवाद की चर्चा करते हुए आपको जो है इसमें वाक्य लिखने हैं। तो पहला जो वाक्य है आप लिख सकते हैं, अध्यापक कह रहा है आपने गृह कार्य कर लिया। तो छात्र बोल रहा है हाँ सर या हाँ महोदय मैंने गृह कार्य पूर्ण कर लिया है। तीसरा हम कह सकते हैं, अध्यापक ने क्या कहा, बच्चों गृह कार्य करते समय शब्द शुद्धि व वाक्य शुद्धि पर विशेष ध्यान देना चाहिए या देना होता है। तो छात्र कहता है जी महोदय। फिर अध्यापक कहता है ध्यान रखें कि सभी बच्चों को गृह कार्य समय पर जांच कराना चाहिए। तो छात्र कहता है जी महोदय हम सब इसका ध्यान अवश्य रखेंगे। फिर आपका अध्यापक कहता है गृह कार्य करने से लेखन क्षमता जो है बढ़ती है। तो इस तरह से हमें 5 ही वाक्य लिखने थे, हमने यहाँ पे 7 दे दिया। आप इसको 12, 15, 20 कितने भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन 5 वाक्य 6 वाक्य लिखा जाता ही है। जितना पूछा जाए, एग्जामिनर जितना पूछे उससे ज़्यादा अपने आप को साबित ना करें, जितना वो पूछता है उतना ही करें। उससे आप 1-2 टॉपिक, 1-2 पॉइंट, 1-2 लाइन ज़्यादा लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपसे 10 लाइन पूछ रहा है तो आप 20 लिख दें, डबल ना करें। ठीक है, 1-2 लाइन ऊपर नीचे होती है जिसको हम बोलते हैं कि 5 to 10% आप मूव कर सकते हैं आंसर देते समय, यानी 5% से 10% तक आप ज़्यादा लिख सकते हैं। उससे ज़्यादा ना लिखें अन्यथा नंबर कट जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं रहता कि आपकी जो फालतू चीज़ें हैं उनको पढ़े। 7वां जो क्वेश्चन है, बात सीधी थी पर कविता की मूल संवेदना क्या है। तो ये बहुत छोटी सी बात यहाँ पर है कि इसकी संवेदना ये कहती है कि बात सीधी थी पर कविता की मूल संवेदना पर यह है कि, ठीक है, मूल संवेदना यह है कि, पर नहीं आएगा, मूल संवेदना यह है कि हमें अपने कथ्य यानी जो कहा गया है को आसान से आसान भाषा में प्रस्तुत करना चाहिए। भाषा की जटिलता व कठोरता कभी कभी बदनामी का कारण बन जाती है। तो यही बोल रहे हैं कि कविता जो है आपकी जो मूल संवेदना है कविता की, बात सीधी थी पर, तो इसको घुमा फिरा के नहीं करना है, आपको सीधा सीधा सुस्पष्ट करना है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। तो यहाँ पर पंक्ति का आशय क्या स्पष्ट करना है, वे भी उड़ रहे हैं मतलब, तो पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं। पंक्ति का आशय यह है कि जिस प्रकार पतंग आसमान की ओर बढ़ती है उसी प्रकार बच्चे भी अपनी बढ़ती उम्र के साथ साथ आकांक्षाओं की ऊंचाइयों को छूने की ओर अग्रसर होते रहते हैं, यही इसका आशय है। ठीक है, तो हमने पंक्ति का आशय जो है आसानी से स्पष्ट कर दिया इसका। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें शिरीष को कालजयी अवधूत मानने के पीछे लेखक ने क्या तर्क दिए हैं। तो यहाँ पर जो है शिरीष को कालजयी अवधूत मानने के पीछे लेखक ने यह तर्क दिया कि, या ये तर्क दिए कि शिरीष प्रत्येक मौसम में, चाहे वह बसंत का आगमन हो या जेठ की उमस या फिर लू भरा महीना, तब भी जीवन अजेता का मंत्र जो है फूंकता रहता है। ये कभी भी जो है बोर नहीं होता, अपने कार्य से हटता नहीं है। इसके बाद जो है 10वां क्वेश्चन, जैनेन्द्र जी के अनुसार परचेजिंग पावर क्या है। बाजार दर्शन के आधार पे आपको समझाना है। तो लेखक के अनुसार परचेजिंग पावर का मतलब पैसों का अनावश्यक खर्च करना और दिखावटी या बनावटी जीवन शैली पर जीवन न्यौछावर करना है।
ठीक है, ये परचेजिंग पावर का जो है यहाँ पर पूछा गया है जैनेंद्र के अनुसार, तो उन्होंने यही चीज़ पूरे पुस्तक में यही चीज़ बताई, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके बाद में है यशोधर बाबू ऑफिस से घर लौट लेट क्यों पहुंचते थे? तो यशोधर बाबू इसलिए लेट पहुंचते थे क्योंकि घर, एक तो उनकी घड़ी जो है गलत समय बताती थी, और वह 5 बजे के बाद अपने जूनियरों से मनोरंजन बातें या मनोरंजक बातें करके दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण करते थे, दिन भर की थकावट को मिटाते थे आपस में जो है मजाक करके। इसके बाद में 12वां जो क्वेश्चन है, दत्ता जी राव ने लेखक की मदद किस प्रकार की? जूझ कहानी के आधार पर आपको बता देना है। तो दत्ता जी राव ने लेखक के पिता को समझाया कि वह बच्चे को स्कूल भेजे, उसके लिए पुस्तकों की व्यवस्था भी की और कुछ समय फीस भी भरी। दत्ता जी राव ही उसे अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर आए, ठीक है, भरी है यहाँ पे, कुछ समय फीस भी भरी, यहाँ पे भ कर लेना, थोड़ा ध्यान रखना, कहीं कहीं अगर हिंदी मिस्टेक हो तो थोड़ा सही कर लेना, क्योंकि हम बनाते समय सोल्यूशन में मिस्टेक होता है। भरी, और दत्ता जी राव जो है उसे अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर आए। इसके बाद खंड स जो है आपका सेक्शन सी शुरू होता है। इसमें क्या पूछा गया है? कैमरे में बंद अपाहिज कविता में प्रदर्शनकर्ता का क्या उद्देश्य रहा है? उसके स्थान पर यदि आप होते तो साक्षात्कार किस प्रकार से लेते? 3 अंकों का प्रश्न शुरू हो चुका है। देखिए, कार्यक्रम संचालक हो, प्रश्नकर्ता हो या निर्माता हो, इन सभी का एक ही उद्देश्य होता है, अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाना, ताकि वह धन और प्रसिद्धि प्राप्त कर सके। इस उपलब्धि के लिए उसे चाहे कोई भी तरीका क्यों ना अपनाना पड़े, वह अपनाता है। कविता के आधार पर यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शकों दोनों दोनों एक साथ रोने लगेंगे, तो इससे सहानुभूति बटोरने का संचालक का उद्देश्य पूरा हो जाता है, और जो है समाज उसे अपना हितैषी समझने लगता है, तथा इससे उसे धन और यश दोनों मिलता है। ठीक है, ये जो हो गया कैमरे में बंद अपाहिज में जो प्रश्नकर्ता का क्या उद्देश्य होता है। ये अगर हम रहते तो क्या करते हैं, तो उसके स्थान पर यदि हम होते तो शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति के प्रति हमारे मन में मान सम्मान की भावना होती, तथा हम उससे वही प्रश्न पूछते जिससे उसके स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है इसका अथवा पाठ भी पूछा गया है। तो अथवा पाठ में क्या पूछा गया है, देखिए, उषा कविता के आधार पर बताइए कि कवि ने किन किन उपमानों का प्रयोग कर कविता को गतिशीलता दी है। इनके आधार पर अन्य किन उपमानों का प्रयोग किया जा सकता है? तो देखिए, कवि ने नीले शंख, राख से लिपा हुआ गीला चौका, सील, स्लेट, नीला जल और गोरी युवती की मखमली देह आदि उपमानों को देख करके यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। इन्हीं उपमानों के माध्यम से कवि ने सूर्योदय का गतिशील वर्णन किया है। ठीक है ना, इन्हीं के आधार पर जो है इसका वर्णन किया है, सूर्योदय का, और ये उपमान भी कविता को जो है गति प्रदान करते हैं। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, भगत जी का आचार समाज शांति और समता की स्थापना में किस प्रकार सहायक हो सकता है? तो जो मतलब उनका भगत जी का जो व्यवहार था बाजार के प्रति, वो किस प्रकार सहायता करता है? तो देखिए, भगत जी जैसे व्यक्ति समाज में शांति लाते हैं, क्योंकि इस प्रकार के व्यक्तियों की दिनचर्या संतुलित होती है, और ये ना ही बाजार के आकर्षण में फंसकर अधिक से अधिक वस्तुओं का संग्रहण और संचयन करते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्यों में ना अशांति बढ़ती है और ना महंगाई बढ़ती है, अतः समाज में शांति बनी रहती है। यही सार्थक अर्थ आपको बताना था। भगत जी के आचार जो है समाज शांति और समता की स्थापना कैसे करते हैं, कि भगत जी जो हैं ये क्या है, ये अत्यधिक मोहित नहीं होते, अनार्थक जो है पैसे नहीं खर्च करते, जिस काम के लिए हो गए हैं वही काम करते हैं, कोई भी बाजार के आकर्षण में फंस के कोई भी अधिक वस्तुओं का संग्रहण या संचय नहीं करते, जिससे महंगाई नहीं बढ़ती, और जो है सभी लोगों का उनका मन जो है वो शांत रहता है, और इस प्रकार से जो है वो पूरी समाज की शांति और क्षमता में जो है एक योगदान देते हैं। ठीक है, अथवा पाठ इसका आया था जिसमें पूछा गया, ढोलक की थाप मृत गांव में किस प्रकार संजीवनी भरती थी? पठित कहानी पहलवान की ढोलक के आधार पर जो हमें लिखना है। तो देखिए, गांव में महामारी फैलने और अपने बेटे के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल बजाता था। ढोलक की आवाज़ से रात की विभीषिका और सन्नाटा कम होता था, और महामारी से पीड़ित लोगों की नसों में बिजली सी दौड़ जाती थी।
उनकी आंखों के सामने दंगल का दृश्य उभर कर आ जाता था और वे अपनी पीड़ा भूल जाते थे तथा खुशी खुशी मौत को गले भी लगा लेते थे। इस प्रकार ढोलक की आवाज मृतप्राय गांव वालों की नसों में संजीवनी शक्ति को भर बीमारी से लड़ने की प्रेरणा भी प्रदान करता था। इसके बाद जो है सिल्वर बेडिंग कहानी में यशोधर बाबू और उनकी पत्नी के बीच वैचारिक अंतर में पीढ़ी के बीच का वैचारिक अंतर दिखाई देता है। उदाहरण द्वारा आपको स्पष्ट करना है। तो देखिए, हम जब यहाँ पे बातें करेंगे इसी में उदाहरण भी दे देंगे और स्पष्ट भी कर देंगे। यशोधर बाबू की पत्नी समय को अच्छी तरह पहचानती है और वह जानती है, यानी कि यहाँ पे देखिए इसकी पत्नी तो जानती है समय के अंतराल अंतराल की बात कर रहा है कि ये वैचारिक बीच में वैचारिक जो अंतर दिखाई देता है उसको हमें समझाना है, ठीक है ना। तो उनकी पत्नी जो है समय को अच्छी तरह से पहचानती है। वह जानती है कि बच्चों की सहानुभूति तभी प्राप्त की जा सकेगी जब बच्चों की सोच के अनुसार अनुसार जो है चला जाए, क्योंकि समय बदल रहा है। परंतु संयुक्त परिवार के साथ उनका अनुभव सुखद नहीं रहा, क्योंकि वो पूरी फैमिली के साथ रहती थी। यशोधर बाबू थे, बच्चे थे, वो खुद थी, तो पूरा पूरा संयुक्त परिवार था, लेकिन फिर भी उनका अनुभव अच्छा नहीं रहा, क्योंकि यशोधर बाबू जो है पुराने ख्यालात के थे और जो उनके बच्चे थे वो नई पीढ़ियों के साथ चलना चाहते थे और उनकी माता जो है बच्चों की बातें मानती थी। तो इस तरह से जो है दोनों में गैप दिखता था, यशोधर बाबू में और उनकी पत्नी में। उसकी जो इच्छाएं थी वो अतृप्त रही थी, जो भी उसकी इच्छा थी यशोधर बाबू की पत्नी की, वो अतृप्त रहती थी, क्योंकि वो उसको जो है उसका यहाँ पे सुख का अनुभव नहीं था। उसकी बातें नहीं कोई सुनता था, उसकी बातें कोई मानता नहीं था। उसका ज़्यादा उसको जो है पुराने ज़माने की औरत कहा जाता था। उसके अनुसार जो उसकी पत्नी है उसके अनुसार उन्हें आचार व्यवहार के ऐसे रोक टोक में रखा गया मानो वो जवान औरत नहीं बुढ़िया थी। अब वह बेटी के कहने के हिसाब से कपड़े पहनती हैं, वह बेटों के मामले में दखल भी नहीं देती हैं। दूसरी तरफ यशोधर बाबू स्वयं को बदल नहीं पाते। वे सदैव किसी न किसी उलझन के शिकार हैं। वे सिद्धांतवादी हैं, इसी कारण वे परिवार के सदस्य से तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। उन पर किशनदा का प्रभाव है, जो परंपरा को ढोते हुए अंत में फटेहाल गिरे। ठीक है, यहाँ पे इसको गिरे कर लो, फटेहाल गिरे। वे संयुक्त परिवार भारतीय परंपराओं को बनाए रखना चाहते थे, परंतु परिवार उन्हें निरर्थक मानता था, क्योंकि वो पुराने जमाने के हिसाब से चल रहे थे। और यशोधर बाबू को पार्टीबाजी, फैशन, अच्छे मकान में रहना इत्यादि पसंद नहीं आता था। वे आधुनिक भौतिक वस्तुओं का बंधन वे आधुनिक भौतिक वस्तुओं को बंधन मानते थे। फलतः वे अलग थलग हो जाते थे या हो जाते हैं। अंत में उन्हें परिस्थितियों से जो है समझौता करना पड़ता है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं दोनों के बीच में क्या अंतर था। इसके अथवा पार्ट में जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें पूछा गया एक विद्यार्थी के जीवन में गुरु का क्या महत्व होता है, जूझ कहानी के आधार पर आपको बताना है। तो एक विद्यार्थी के जीवन में गुरु का महत्व इस घटना से प्रदर्शित होता है। सौद लेकर जूझ कहानी के लेखक आनंद यादव के स्कूल में मराठी के अध्यापक थे। लेखक जब उनके संपर्क में आया तब से उनके व्यक्तित्व में गुणों का समावेश होता चला गया, क्योंकि सौदलगेकर समझदार, धैर्यवान, चरित्रवान, योग्य और प्रतिभाशाली, मेहनती, विषयपरक व्यक्तित्व के स्वामी थे। वे छात्र मनोविज्ञान के ज्ञाता एवं छात्रों की मदद करने वाले अध्यापक थे। छात्रों की प्रतिभा को पहचान कर उन्हें उस क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना उनकी मुख्य विशेषता थी। उन्होंने जूझ के लेखक की हर तरह से मदद की। बिना उनकी सहायता प्राप्त हुए जूझ कहानी का लेखक आनंद साहित्यकार नहीं बन सकता था। श्री सौदलेगर के व्यक्तित्व के आधार पर हम एक सच्चे अध्यापक का छात्र के जीवन में महत्व को भली भांति समझ सकते हैं। तो यही चीज़ है जो हम जूझ कहानी के आधार पर विद्यार्थी के जीवन में गुरु का क्या महत्व है उसको बता सकते हैं। इसके बाद जो है अब अगला क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन का कवि परिचय देना है। तो हरिवंश राय बच्चन हिंदी भाषा के एक कवि और लेखक थे। इनका जन्म 27 नवंबर 1907 को उत्तर प्रदेश के प्रयाग यानी कि इलाहाबाद में एक साधारण कायस्थ परिवार में हुआ था। और उन्होंने सन 1939 में काशी विश्वविद्यालय से बीटीसी की डिग्री प्राप्त की और एमए की उपाधि बीटीसी तो की एमए उन्होंने पहले छोड़ दिया था, बाद में उन्होंने एमए भी किया। तो एमए की उपाधि प्राप्त करने के बाद में ये 1942 से 1952 10 साल तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक यानी कि आपके प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रहे थे। और वे हिंदी कविता के उत्तर छाया काल, ठीक है, उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं।
उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति मधुशाला है। बहुत मतलब प्रसिद्ध है ये मधुशाला, ठीक है। मधु इनके जो भी हैं वो ज़्यादातर कृतियाँ जो हैं मधु के नाम से ही हैं। मधुशाला है और एक एक दो और है मधु के नाम से ही है, ठीक है। और इनकी प्रतिभा और साहित्यिक सेवा को देखकर भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया या सम्मानित किया। 18 जनवरी सन 2003 में वे इस संसार को छोड़ करके चिर निंद्रा में लीन हो गए। तो इस तरह से हमने कवि परिचय दे दिया। यहाँ पर अथवा में और पूछा था आपसे धर्मवीर भारती का, तो धर्मवीर भारती का लेखक परिचय देखिए। धर्मवीर भारती आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक थे। इनका जन्म जो है इलाहाबाद शहर में 25 दिसंबर 1926 को एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में एमए करने के बाद इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही जो है पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। वे एक समय की वह एक समय की प्रख्यात साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के प्रधान संपादक भी थे। जो मतलब एक समय में जो है वो एक साप्ताहिक पत्रिका निकलती थी जिसका नाम था धर्मयुग, उसके प्रधान संपादक भी रहे थे। डॉक्टर धर्मवीर भारती को सन 1972 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उनका एक उपन्यास है गुनाहों का देवता, जो कि सदाबहार रचनाओं में से मानी जाती है। अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो एक बार पढ़ सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है। और इनकी कुछ रचनाएं जो हैं जिसमें हम काव्य रचनाएं और कहानी संग्रह के नाम लिख सकते हैं, जिसमें आपका ठंडा लोहा, सादगी वर्ष, और उसके अलावा कनुप्रिया है, सपना अभी भी और अद्यंत। उसके बाद में कहानी संग्रहों में मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, और बंद गली का आखिरी मकान, सांस की कलम से, और उसके अलावा जो है समस्त कहानियां एक साथ। इस तरह से बहुत सारी उनकी हैं। बहुत अच्छा इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है, धर्मवीर भारती ने। इसके बाद में खंड द शुरू होता है। डी पार्ट जो है हमारा शुरू होता है। खंड सी चेक देख चुके हैं, अब खंड डी पे आ चुके हैं। इसमें पद्यांश दिया गया है, जिंदगी में जो कुछ है जो भी है सहर्ष से स्वीकारा है। आपको पढ़ते ही याद आ गया होगा, सहर्ष स्वीकारा से लिया गया है। तो हमें जो है इसका आंसर जो है सॉल्यूशन करना है। और यहाँ पर जो प्रसंग पहले हम लिख देते हैं, तो इसमें है प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता सहर्ष स्वीकारा है से उद्धत है। इसके रचयिता गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। और इस कविता में कवि ने जीवन में सुख दुख, संघर्ष, अवसाद, उठा पटक को जो है साम्यक भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा दी है, स्वीकारने की प्रेरणा दी है। व्याख्या जो है इस काव्यांश में कवि अपने रस में प्रिय को संबोधित करता है, परंतु स्पष्ट रूप से उसका नाम, लिंग आदि नहीं बताता कि वो रहस्य में प्रिय कौन है, उसकी माँ है या उसकी प्रेमिका है। और अपने प्रिय का प्यार कवि को सब कुछ सहने की क्षमता भी प्रदान करता है। कवि ने स्पष्ट किया है कि उसने अभी तक अपने जीवन में जो भी उपलब्धि हासिल की है और जो कुछ भी प्राप्त उसको हुआ है, उसको उसने खुशी खुशी स्वीकार किया है। चाहे वह गरीबी हो या अनुभव हो, विचार हो, बाहर की दृढ़ता हो या अंदर की तरलता हो, ये सब उसके लिए नए हैं, लेकिन उसको स्वीकारा है। कवि इन सब को हर्ष के साथ इसलिए स्वीकार कर रहा है क्योंकि वह स्वयं को अपने प्रिय से अलग करके नहीं देख सकता। उसकी प्रिय को ये सब पसंद है, इसीलिए वो उसको भी पसंद है। वह अपने प्रिय से इतना घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है कि उसकी खुशी में ही कवि की खुशी देखता है, कवि अपनी खुशी देखता है। और कवि की प्रिय कवि की सभी स्थितियों को प्यार करती है। कवि कहता है कि उसके जीवन में हर पल घटित होने वाली स्थितियां, जागृत होने वाली भावनाएं सभी उसे हर्ष के साथ स्वीकार्य है, क्योंकि उसके साथ कवि की प्रिय की संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं। इसमें विशेष क्या है, तो कुछ जब भी हम सप्रसंग व्याख्या करते हैं तो विशेष बातें जो होती हैं, जिसमें अलंकार, कुछ भाव, किस टाइप की बोली है और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, हम उसको बता सकते हैं। तो इसमें विशेष में हम बता सकते हैं कवि जो है अपनी हर उपलब्धि का श्रेय अपनी माँ या अपने प्रिय को देता है, ठीक है। उसके अलावा जो है इसमें संबोधन शैली है, इसमें संबोधित कर रहा है। मौलिक है, इसमें आवर्ती प्रभावी बन पड़ी है। मौलिक है, ये लिखा हुआ है ना मौलिक, तो ये मौलिक जो है ना, ये इसकी आवर्ती प्रभावी बन पड़ी है। और विचार वैभव और भीतर की सरिता जो है में रूपक अलंकार और पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पांचवा है सहर्ष स्वीकारा
गर्बीली, गरीबी और विचार में अनुप्रास अलंकार की छटा है। आप जरूरी नहीं कि सारे लिखो, आप 2 से 3 या 4 लिख दो कम से कम, ठीक है ना। इसमें खड़ी बोली है और काव्य की रचना में जो है मुक्तक छंद है, जिसमें गर्बीली है और गंभीर आदि विशेषणों का सुंदर प्रयोग हुआ है। तो इसमें से कोई भी 3 से 4 चीज़ें आपको लिखनी होती हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा जरूरी नहीं है आपको लिखना, मैं ज़्यादा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको जो अच्छा लगता है वो याद कर सकें। अथवा पाठ में जो दिवाली की शाम घर पुते और सजे, तो ये दिवाली वाला जो आपका वो है, आपका जो है एक भाग है आपका, जिसमें मेघा है ना, मेघा है ऐसा कुछ है, मेघा मेघा पानी दे ऐसा ना कुछ है। तो वो नहीं नहीं, ये दूसरा है आपका, ठीक है ना। तो देखिए, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित रुबैया से उद्धत है। इसके रचयिता जो है उर्दू फारसी के प्रमुख शायर जो है फिराक गोरखपुरी हैं। इसमें दिवाली के त्यौहार का वर्णन किया गया। व्याख्या में हम कर सकते हैं क्या वर्णन किया गया है। कवि कहता है कि आज दिवाली की शाम है, इस अवसर पर घर रंग रोगन से पुता हुआ तथा सजा हुआ है। घरों में मिठाई के नाम पर चीनी से बने हुए खिलौने आते हैं, आपको पता ही है चीनी से बने हुए वो मटकी जैसे आते हैं ना, और रोशनी भी की जाती है। माँ के सुंदर मुंह पर हल्की सी चमक जो है आ जाती है। वह बच्चे के छोटे से घर में दिया जलाती है। कवि कहता है कि छोटा बच्चा आंगन में मचल रहा है, वह जिद लगाए हुए कि उसे आकाश का चांद चाहिए। उसका मन उस चांद पर ललचा गया है। माँ उसे दर्पण में चांद दिखाते हुए कहती है कि देख बेटा, दर्पण में चांद उतर आया है। इस तरह बच्चे की जिद पूरी करती है। तो ये इसमें पूरा का पूरा दिया गया है पैराग्राफ में। अब आते हैं हम इसके विशेषताएं बता सकते हैं। इसमें आम व्यक्ति के घर में दिवाली के अवसर पर हुई रौनक का स्वाभाविक चित्रण किया गया है। उसके अलावा माँ की ममता का सुंदर चित्रण है इसमें, और रूपवती मुखड़ा व नर्म दमक इसमें विलक्षण का प्रयोग भी किया गया है। रुबैया छंद और भाषा मिश्रित रूप से है। बच्चे की जिद और माँ द्वारा उसके समाधान का स्वाभाविक चित्रण भी हुआ है इसमें। और उसके अलावा जो है इसमें स्वभोक्ति अलंकार भी है, और वात्सल्य रस घनीभूत है, पूर्ण रूप से है। चित्रात्मक शैली है, उर्दू हिंदी मिश्रित भाषा है। आईने में चांद उतर आया, सुंदर कल्पना है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कोई भी 4 इसमें से विशेषताएं लिख सकते हैं। इसके बाद जो है आपका, अभी तो आपको गद्य मिला था, यानी कविता की आपने सब प्रसंग व्याख्या की। अब जो है आप गद्यांश की सब प्रसंग व्याख्या करेंगे। भक्ति वाला चैप्टर है जो कि आपका महादेवी वर्मा लेखिका है इसकी। तो यहाँ पर जो है इस पैसेज को पढ़ने के बाद में इसके हमें प्रसंग व्याख्या करनी है। प्रसंग क्या है कि हमारा जो है पुस्तक से अध्याय, जो भी आप नाम लिखना चाहें, अध्याय का नंबर लिखना चाहें लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसकी लेखिका का नाम जरूर लिखेंगे, महादेवी वर्मा द्वारा रचित है, और जो उस चैप्टर का नाम है वो भक्तिन है, ठीक है ना। उसी से अवतरित है। और प्रस्तुत गद्यांश में जो है लेखिका ने भक्तिन के माध्यम से स्वामी भक्ति का जो है परिचय दिया है। व्याख्या अगर हम करते हैं इसकी, तो इसमें मिल जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखिका कहती है कि मेरे और भक्तिन के बीच सेवक और स्वामी सा संबंध था। जैसे स्वामी ना हो तो सेवक का साथ छोड़ता है, स्वामी जैसे कि स्वामी ना तो सेवक का साथ छोड़ता है, और ना ही सेवक जो है वो स्वामी का साथ छोड़ता है। ऐसे ही स्वभाव की जो है भक्तिन का स्वभाव था, है ना। क्योंकि जब मेरे को, यानी कि महादेवी बोलती है, जब मेरे को देश के लिए जेल जाने का अवसर आया, तो बिना कहे भक्तिन ने अपने कपड़े और मेरे कपड़े एक पोटली में बांध लिए, क्योंकि भक्तिन नहीं चाहती थी कि महादेवी दुख भोगे और भक्तिन घर पर सुख से सुखी रहे। यह कैसे संभव हो सकता है, इसलिए लेखिका के लिए भक्तिन को नौकरानी कहना असंगत सा लगता था। जिस तरह अपने घर में आने वाला उजाला अंधेरा एक दूसरे के संपूरक होते हैं, उसी प्रकार सुख दुख की घड़ी में वह हमेशा साथ बनी रही, और भक्ति ने अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व से मेरे जीवन को घेरे रखा। इसमें विशेष क्या लिख सकते हैं, तो इसमें प्रस्तुत गद्यांश सरल है, सहज है, भावपूर्ण भाषा में लिखा गया है। इस गद्यांश में सेवक और स्वामी के आत्मिक संबंधों को उजागर किया गया है। तो ये इसकी विशेषता हो गई, ठीक है। और इसके बाद में अथवा पाठ में है जो है, कुछ देर जीजी चुप रही, इंद्र की सेना वाला जो चैप्टर है वहाँ से है आपका। तो प्रत्युष गद्यांश जो है, काले मेघा पानी दे में धर्मवीर भारती ने लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का जो है सुंदर चित्रण किया। एक तो इसमें था कि जो लोग पुराने ज़माने के विश्वास करते थे वो था, और एक आज के टाइम का विज्ञान जो हम मानते हैं वो है। तो इन दोनों के बीच में थोड़ा सा उलझ थी। जीजी जो है पुराने विश्वासों को मानती थी, और जो लेखक था वो विज्ञान को मानता था। इसमें दिखाया गया है कि अनावृष्टि दूर करने के लिए, गांव में अनावृष्टि मतलब जो भी समस्या होती है उसको दूर करने के लिए, गांव के बच्चों की इंद्रसेना द्वार द्वार पानी
मांगते चलती है और लेखक का तर्कशील किशोर मन जो भीषण सूखे में उसे पानी की निर्मम बर्बादी के रूप में देखता है। जो बच्चे घर घर जाके पानी मांगते हैं तो लेखक क्या सोचता है कि ये जो है इस समय भीषण सूखे के समय में जो है ये पानी को बर्बाद कर रहे हैं। इसमें व्याख्या क्या है, लेखक की जीजी जो है थोड़ी सी देर चुप रहती है। देखो यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ऊपर पढ़ोगे ना, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, लेखक की जीजी थोड़ी देर चुप रही फिर कहती है कि देखो भैया, बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तुम्हारे पास करोड़ों रुपए हैं और तुमने उसमें से कुछ रुपए दान कर दिए तो वो दान नहीं है। दान तो वह है जब किसी के पास कोई चीज कम है फिर भी वह उस वस्तु का दान कर रहा है, तो उस दान का जो है फल मिलता है। यही चीज इसमें पूरा बताया गया है। बस आप इतने शब्दों में लिख सकते हैं। विशेषता इसकी बता देंगे कि इसमें जो है लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के पीछे द्वंद्व जो है, उस बीच में जो द्वंद्व है उसका सुंदर चित्रण हुआ है। इस गद्यांश में पानी और दान के महत्व को उजागर किया गया है। साथ ही साथ प्रस्तुत गद्यांश की भाषा सरल है, सहज है और भावपूर्ण जो है भाषा में लिखी गई है। इस तरह से आप आंसर दे देंगे। अगला जो है, यहाँ पर आपको निवेदिता लिखनी है। अपने विद्यालय के खेलकूद सामग्री के लिए निवेदिता, तो राजकीय विद्यालय जो भी आप डालना चाहें, क्योंकि इसमें लिखा नहीं है कि किस विद्यालय को लिखना है, विद्यालय का नाम कुछ नहीं है, तो आप अपने स्कूल का नाम भी मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर राजकीय विद्यालय लिख दिया। कोटा राजस्थान, क्रमांक संख्या आपकी मर्जी है, दिनांक अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। निविदा सूचना ये जरूरी है, ये आपको जो है ब्लैक मतलब बोल्ड में थोड़ा सा करना होता है, मोटे अक्षरों में। उसके बाद विद्यालय की समस्त भौतिक सुविधाओं को देखते हुए विद्यालय में खेल सामग्री का अभाव बना हुआ है और कुछ समय बाद जो है राजकीय स्तर खेल प्रतियोगिता का विद्यालय की ओर नामांकन भरा जा चुका है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है कि जो इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखते हैं, इसमें थोड़ी सी चीज़ें लिखते हैं। तो कुछ समय बाद जो है राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का विद्यालय की ओर से नामांकन भरा जाना है। ठीक है ना, भरा जाना है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, उसको सही कर सकते हो आप। अतः दिनांक 15 अप्रैल 2022 से पूर्व नई खेल सामग्री खरीद कर छात्रों को उपलब्ध करवाएं। विवरण जो है 2 बैट दे दिए गए हैं और 1 दर्जन बॉल दे दी गई हैं। आपका आज्ञाकारी शिष्य जो भी आप नाम लिखना चाहें, हेड बॉय हेड गर्ल जो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बहुत ही कम चीज़ें जो है इसमें लिखी जाती हैं। इसके बाद इसका अथवा पार्ट में जो है इसमें क्या पूछा गया, आपको एक विज्ञप्ति तैयार करनी है सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से, राजस्थान अजमेर की ओर से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तिथि में परिवर्तन किया जा रहा है। ये भी मैंने करवाया था, तो आपने कर लिया होगा मेरे हिसाब से। अगर नहीं किया तो फिर आपकी मिस्टेक है। अगर आप चैनल पे एक्टिव रहते हैं तो हमेशा एक्टिव रहिए, जब भी वीडियो डालता हूँ उसको जरूर पढ़िए। आपके बुक से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, 100% श्योर। ठीक है, तो आपके बुक में जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उन्हीं के हम क्वेश्चंस को सॉल्व करवाते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं जो आगे आने वाले हैं एग्जाम्स में। ठीक है, उसी के हिसाब से तैयारी करवाई जाती है। तो यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान, तो हमने तो ये एड्रेस दे दिया। ठीक है, क्रमांक संख्या जो भी आपकी मर्जी है वो डाल दो, दिनांक आपकी मर्जी है वो डाल दो। ठीक है, और उसके बाद में विज्ञप्ति जो है आपको लिखनी है, इस तरह से विज्ञप्ति। ठीक है, ये लिखना जरूर है, मोटे अक्षरों में लिख देना इसको, विज्ञप्ति। ठीक है ना, मोटे अक्षरों में लिखना है। ये विज्ञप्ति, निवेदिता, जो भी आप जो चीज़ें लिखते हैं ना, इनको बहुत ही मोटे मोटे अक्षरों में लिखना होता है, या अंडरलाइन करना हो। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान अजमेर द्वारा 10वीं और 12वीं बोर्ड की ली जाने वाली बोर्ड परीक्षा दिनांक 15 मार्च 2022 के स्थान पर 6 जून 2022 को आयोजित होगी। परीक्षा केंद्र व अन्य सूचनाएं यथावत रहेंगी। अन्य किसी प्रकार की सूचना हेतु संबंधित केंद्राधीक्षक से संपर्क करें। अबस सचिव, सचिव का नाम हमें नहीं पता तो हमने अबस लिख दिया, बाकी आप अपनी मर्जी से नागेंद्र, साकेत, सत्येंद्र, परवेंद्र जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक जो है विज्ञप्ति दी जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पूरा विज्ञप्ति मैंने करवाया था कि इस तरह का विज्ञप्ति आपकी आएगी, आप लोगों ने जरूर देखा होगा। अब इन निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखना है, तो कुछ तो इसमें है नहीं, आपकी मर्जी है। चाहे तो वर्तमान इंटरनेट की आवश्यकता जो है उसकी बता सकते हैं, जैसे कि आप अभी इंटरनेट पे जुड़ करके ये वीडियो देख रहे हैं। असम और राजस्थानी संस्कृति जो है, इसमें भिन्नता क्या है, समानता क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये वाला बता सकते हैं, या बढ़ती महंगाई पर जीवन पर प्रभाव जो है क्या पड़ रहा है। बढ़ती महंगाई का जीवन पर प्रभाव बहुत बुरा पड़ रहा है, आप सुन ही रहे हैं, रोजीना महंगाई बढ़ती जा रही है। तो महंगाई का जीवन पर प्रभाव जो हमने लिखा है इसमें सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना को यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसको पढ़ लोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। इसका फिर दूसरा पैराग्राफ में जो है थोड़ा सा और बचा हुआ पार्ट, उसको भी आप एक बार जरूर देख लीजिए। जरूरी नहीं है कि जितना मैंने लिखा उतना ही लिखें, आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं, अपने लैंग्वेज में भी डाल सकते हैं। महंगाई बढ़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं उनको हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। उसके अलावा जो है कालाबाजारी जो है महंगाई बढ़ाने की अहम वजह होती है। ठीक है ना, तो ये कालाबाजारी के बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं।
ठीक है, तो यहाँ तक लिख दोगे। इसके बाद में महंगाई का आम जनता पे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, तो उसको जो है हम समझा सकते हैं कुछ लाइनें लिख करके। और बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने के कुछ उपाय हो सकते हैं क्या, अगर हैं तो उनको भी हम लिख करके इस पैराग्राफ के माध्यम से समझाएंगे। और महंगाई का क्या प्रभाव हो सकता है, इसको भी हम इस पैराग्राफ के माध्यम से समझाएंगे। जरूरी नहीं कि आप सारे पॉइंट लिखें, आपको जो इसमें से एक आधा कम करना है, एक दो पॉइंट कम करने हैं, कोई भी पैराग्राफ कम करना है कर सकते हो, ठीक है ना। और महंगाई की समस्या से निपटने के लिए व्यवहारिक समाधान क्या हो सकती है, व्यवहारिक समाधान उसको आप हम बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इसके 2 पैराग्राफ है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में सीधा सीधा निष्कर्ष निकल जाएगा, जिसको हम बोलते हैं आपका, तो निष्कर्ष निकल जाएगा, तो यहाँ पे आप निकाल दोगे निष्कर्ष। तो ये हो गया आपका कंक्लूजन लास्ट में। तो इस तरह से आपको जो है अपने क्वेश्चन पेपर का पूरा कंप्लीट आंसर मिल चुका है। और आपके दूसरे सब्जेक्ट्स के भी पेपर दोस्तों ने भेजे हैं, किसी ने भेजा है, किसी ने कुछ भेजा है, देखते हैं अगर किसी का पेपर सही होगा, साफ होगा, तो उसको हम सॉल्व कर देंगे। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सोल्यूशन सही सही मिल गया होगा और आप इस चीज़ से संतुष्ट होंगे। 2022 के मॉडल पेपर सॉल्व किए गए थे, उन क्वेश्चंस को जरूर पढ़ लेना। 2023 में उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान रखना। 2022 के मॉडल पेपर जो मैंने सॉल्व करवाए थे, हर विषय का सॉल्व करवाया है, आर्ट्स के भी, कॉमर्स के भी, साइंस के, तो उन सभी को जरूर पढ़ लेना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है, आपके 2023 एग्जाम के लिए। साथ ही साथ आपके 2023 के लिए अभी मॉडल पेपर जारी किया जाएगा बोर्ड के द्वारा, तो उसको भी मैं सॉल्व करवाऊंगा। क्लियर हुआ आपको? तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और जो भी वीडियोस बनाए जा रहे हैं उनको ज़रूर देखें, उन प्रश्नों पे एक नज़र मार लेंगे तो मैं बताता हूँ आपको सफलता की मंजिल जो है ना, पकड़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।